हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खान अली बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अली बायो क्लासेस में। सो गाइस, आपके सामने दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मलेरिया। आप सब जानते होंगे, सब इससे जो है इंट्रोड्यूस होंगे कि एक्चुअली मलेरिया होता क्या है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी, तो सोचा आपको बताऊं। ठीक है, देखिए एक्चुअली मलेरिया होता क्या है। मलेरिया वर्ल्ड वाइड एक डिजीज़ है जो लगभग लगभग यूरोप कॉन्टिनेंट्स को छोड़ करके, यूरोप कंट्रीज़ को छोड़ करके ज़्यादातर ये कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट है ये बीमारी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मलेरिया एक फूड कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू ट्रांसफर हो रही है या वाटर कॉन्टामिनेशन से ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसा गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। मलेरिया ट्रांसफ़र होने के लिए, मलेरिया ट्रांसमिट होने के लिए एक्चुअली एक वेक्टर की रिक्वायर होती है जिसका नाम है फीमेल एनोफ्लीज। ये कुछ नहीं है, ये एक मस्कीटो है। फीमेल एनोफ्लीज एक मस्कीटो है और ये एक्ट करता है एज अ करियर और एज अ वेक्टर। मैं आपको बता दूं, मलेरिया कोई बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मलेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर एक वायरल है या फंगल डिजीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। मलेरिया एक प्रोटोजोआन डिजीज़ है। प्रोटोजोआन एक अलग ही तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो प्रोटोजोआन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की कई स्पीशीज़ पाई जाती हैं इस आपके अर्थ पे। जैसे स्पेशली जो मलेरिया कॉज कर रही है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक आपका एक मैलिग्नेंट कॉज कर देता है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं इसको हम मैलिग्नेंट प्लाज्मोडियम कहते हैं। मैलिग्नेंसी वगैरह जो है ये कॉज करता है, ख़तरनाक होता है। इसका फेटल केस जो है वो बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ये लेथल है, इसलिए हम जनरली इसको मैलिग्नेंट कह देते हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि मस्कीटो कैसे बाइट कर रहा है और डिजीज़ को ट्रांसमिट कैसे कर रहा है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल एक्चुअली दो जगह चल रहा है। दैट मीन्स कि इसकी होस्ट बॉडी दो बॉडी है, एक प्लाज्मोडियम की, एक मस्कीटो और दूसरा मस्कीटो की बॉडी और दूसरा आपके दैट मीन्स की ह्यूमन बॉडी। कह सकते हैं कि इसका जो होस्ट बॉडी है वो दो है और इन्हीं दोनों होस्ट बॉडी में प्लाज्मोडियम एक्चुअली करता क्या है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। सुनिए एक्चुअली होता क्या है। सपोज कीजिए कोई पर्सन है, वो इन्फेक्टेड है मलेरिया से। अब उसको एक फीमेल एनोफ्लीज बाइट करेगी। मैं आपको पहले बता दूं, मेल एनोफ्लीज बाइट नहीं करेगा, क्योंकि मेल एनोफ्लीज नेक्टर डिपेंडेंट या आप कह सकते हैं हर्बीवोर्स है, इसलिए मेल मस्कीटो कभी बाइट नहीं करता है। जब भी बाइट करेगी तो फीमेल एनोफ्लीज बाइट करेगी। ओके, तो फीमेल एनोफ्लीज ने क्या किया, एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया और उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से इस मस्कीटो ने क्या सक किया, इस मस्कीटो ने ब्लड सक किया, जिसमें कि आपके जो मलेरिया का दैट मीन्स की जो कॉजिंग एजेंट है, जिसको आप कह रहे हो क्या, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम आपका जो है निकल करके आ गया मस्कीटो के सलाइवा में और उसके बाद वो चला गया उसके एलिमेंट्री कैनाल में, गट में। दैट मीन्स कि मलेरिया का जो प्रोटोजोआन था वो इंटेस्टीन में आ गया। किसके इंटेस्टीन में? मस्कीटो के इंटेस्टीन में। और वहाँ जाने के बाद वो जो है रिप्रोडक्शन करने लगा। दैट मीन्स कि अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगा, अपने आप को बढ़ाने लगा। और फिर मस्कीटो के सलाइवा में क्या गया, मस्कीटो के सलाइवा में उसके स्पोरोजोइड चले गए। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि उसके जो लार्वल फेज थी वो कहाँ आ गए, वो आ गए मस्कीटो के सलाइवा में। अब यही इन्फेक्टेड मस्कीटो, देखिए पहले ये मस्कीटो अनइन्फेक्टेड था, पहले इस मस्कीटो में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब इसने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम था, जो एजेंट था, देखिए करियर अलग चीज़ है, वेक्टर अलग चीज़ है। मैं आपको पहले बता दूं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि करियर और वेक्टर ये डिजीज ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम पर्सन टू वन पर्सन टू अनदर, है ना। जब तक कि ये करियर और वेक्टर दोनों एक ही चीज़ है, जब तक कि ये आएंगे नहीं बीच में, तब तक कि ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। इंग्लैंड वगैरह में, रशिया वगैरह में यही होता है। वहाँ पर ये वेक्टर ही नहीं है, करियर ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर प्लाज्मोडियम को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मोड नहीं मिल पाता है। और मैंने आपसे पहले ही बोला कि मलेरिया फूड इन्फेक्शन से या वाटर दैट मीन्स कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू या कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता है। तो अब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि वो मस्कीटो जो इन्फेक्टेड हुआ है फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन, दैट मीन्स कि फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन, मलेरियल पर्सन से जो इन्फेक्टेड हुआ है सॉरी, तो अब ये मस्कीटो
जा करके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा। और ये हेल्दी पर्सन को बाइट करने का मतलब बिल्कुल क्लियरली ये है कि उसके ब्लड स्ट्रीम में अपने स्पोरोजोइट को रिलीज कर देगा, जिससे कि वो इन्फेक्टेड हुआ था, उसी स्पोरोजोइट को ये किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जा करके इंट्रोड्यूस कर देगा उसके ब्लड में। तो अब इस तरह से एक हेल्दी पर्सन डिजीज्ड फुल हो जाएगा, दैट मीन्स कि सफ़र्ड हो जाएगा किसी बीमारी से। अब सवाल ये उठता है कि मलेरिया से अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मलेरिया में सबसे पहले जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है वो होता है आपका लीवर। लीवर में इन्फेक्शन सबसे पहले होता है और लीवर की कुछ सेल्स बर्स्ट होने लगती हैं, रप्चर होने लगती हैं। फिर इसका दूसरा इन्फेक्टिव जो टारगेट साइट है, दैट मीन्स कि वो है आपका रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आरबीसीज के ऊपर जब इस प्लाज्मोडियम का अटैक होगा तो आरबीसीज रप्चर्ड होंगी और रप्चर्ड आरबीसीज एक केमिकल सिक्रेट करती हैं जिसका नाम है हीमोजोइन। अब उस हीमोजोइन की वजह से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा, कुछ बदलाव आना दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मलेरिया के कुछ स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज हॉट स्टेज, दैट मीन्स कि इस स्टेज में आपको फीवर सबसे ज़्यादा आता है, यहाँ तक कि 104 105 फ़ारेनहाइट तक आपको फीवर से सफ़र होना पड़ता है। फीवर एज अ सिम्टम्स काम करता है। फिर उसके बाद फीवर को जब उतरना होता है तो आपके बॉडी में स्वेटिंग कॉज होती है। तो ये इसकी दूसरी स्टेज है। ये मलेरिया का मैं आपको कुछ स्टेज बता रहा हूँ। पहला स्टेज हॉट स्टेज होता है और दूसरा स्टेज स्वेटिंग होता है, क्योंकि फीवर जब उतरना होगा, फीवर जब कम होना होगा या ख़त्म होना होगा टेम्पोरेरी, तो आपको स्वेटिंग होगी। और जब आपको स्वेटिंग होगी उसके 4-5 घंटे के बाद दोबारा से जब फीवर चढ़ना होगा, जब दोबारा आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर का ग्राफ जब आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो उस वक्त आपको जो है शिवरिंग होगी। तो ये जो शिवरिंग है ये उसी हीमोजोइन केमिकल के वजह से कॉज होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा कि मलेरिया की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट हॉट स्टेज, दूसरा स्वेटिंग, तीसरा शिवरिंग। फिर जैसे ही शिवरिंग होगा फिर फर्स्ट हॉट स्टेज, फिर दोबारा से क्या होगा, फीवर आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है आपका लीवर और दूसरा आपकी इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं वो आरबीसीज होती हैं। अगर इन्फेक्शन सीवियर होता है, क्रॉनिक होता है, दैट मीन्स कि आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या डिले कर देते हैं, तो हिपैटोमेगेली, दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि आपके लीवर में स्वेलिंग कॉज हो जाएगी, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। और दूसरा आपको याद होगा, शायद आपने कभी सुना होगा कि एक आरबीसीज की जो एक्चुअल एज होती है या लाइफ स्पैन जो होती है वो 90 to 120 डेज होती है। अब आरबीसीज के यहाँ पर इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाएगा तो आरबीसीज का डेथ रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। और आरबीसीज के डेथ रेट के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपके बॉडी में आरबीसीज का डेड परसेंटेज, डेथ रेट इंक्रीज होगा और वो आरबीसीज जा करके स्टोर हो जाएगी आपके स्प्लीन में। अब स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक्चुअली ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है। हमारे बॉडी की जनरली आरबीसीज डेड होना स्प्लीन में ही होती है। दैट मीन्स कि आपकी आरबीसीज जो डेड होती है वो स्प्लीन में जा करके होती है, इसलिए हम लोग जनरली बोलते हैं स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब यहाँ पर स्प्लीन में आरबीसीज का डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स कि डेड बॉडी भी इंक्रीज हो जाएगी। वहाँ पर इतनी जगह नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि उन सारी डेड आरबीसीज को संभाला जा सके। तो यहाँ पर स्प्लीन में भी इन्फेक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि स्प्लीन में भी स्वेलिंग कॉज हो जाती है, स्प्लीनोमेगेली जिसको आप बोलते हैं। तो इस तरह से स्प्लीन, लीवर, आरबीसीज ये आपके अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं। और हाँ, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो ये फैटल है, जानलेवा है। डेथ रेट इसमें डेथ रेट के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। और आपको मैं बता दूं, WHO की रिपोर्ट है 2015 से लेकर के 2022 तक एक ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए कि 200 मिलियन से 300 मिलियन तक, इवन देन 400 मिलियन तक भी वर्ल्ड वाइड केस रिकॉर्ड किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये आपका मलेरिया कॉमन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और इसकी जो डेथ रेट है वो भी आप ये मान के चलिए कि 2015 से लेकर के 2022 तक तकरीबन 4 लाख टू 6 लाख आप मान के चलिए इसका डेथ रेट है। मतलब कि 4 लाख से 6 लाख तक वर्ल्ड वाइड
हर साल लोगों को जान गंवानी पड़ती है। ये WHO की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, WHO ने बताया है। 2015 से लेकर के 2022 तक की आप उठा के देख लीजिए, तो आपको जो इन्फेक्शन रेट मिलेगा या फिर जो डेथ रेट मिलेगा वो इसी के बीच मिलेगा। ओके, तो ये आपका होता है मलेरिया। मलेरिया फैटल है, जानलेवा है। इन्फेक्टेड ऑर्गन, इसमें लीवर, स्प्लीन एंड रेड ब्लड सेल्स। अगर आप इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बताया, दोबारा से बता दे रहा हूँ मैं, फीमेल एनोफ्लीज। एक्चुअली मेल एनोफ्लीज जो होता है ये मस्कीटो कभी बाइट नहीं करता है। आपने शायद कभी छोटे क्लासेज में पढ़ा हो कि मेल मस्कीटो जनरली बाइट नहीं करते हैं, बिकॉज ये हार्बीवोर्स होते हैं, ये फ्लोरा डिपेंडेंट होते हैं, ये प्लांट्स की बॉडी पर डिपेंड होते हैं। इसको आपकी बॉडी से ब्लड नहीं चाहिए होता है। तो ब्लड चाहिए किसको होता है? फीमेल एनोफ्लीज को। और यही ब्लड जो है इन्फेक्शन लेकर के फीमेल एनोफ्लीज को इन्फेक्ट करता है और फिर वहीं से इन्फेक्शन एक दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और वहीं से खेल शुरू हो जाता है मलेरिया का। और मैंने बताया आपको प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, सिंगल सेल है ये। और जनरली इसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो मल्टीपल फिशन के थ्रू है। मतलब कि इसमें जो डिविजनल रेट है या रिप्रोडक्शन का जो रेट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग का जो रेट है वो बहुत हाई होता है। मिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ बनते हैं, तो जिसके वजह से इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है और सीवियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीवर इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन्स मैंने आपको बताया। हाँ, इसमें ट्रीटमेंट की अगर आप बात करते हैं तो जनरली इसका क्योर है। क्या क्योर है इसका? एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, प्रॉपर एंटीबायोटिक, और वो भी टाइम पर। ऐसा नहीं हो कि तीर कमान से बहुत आगे निकल चुकी हो और फिर हम ट्रीटमेंट खोज रहे हैं, तो शायद देर हो चुकी होगी, बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होने के कगार पे पहुंच चुके होंगे। तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट के फिर कोई ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं होता है। याद होगा आपको शायद कोविड-19 के फर्स्ट वेव में एक एंटीबायोटिक बहुत मशहूर हुई थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। वो एक्चुअली एंटीबायोटिक मलेरिया की ही थी। उसको जनरली डॉक्टर्स यूज़ कर रहे थे ताकि कोविड-19 के लिए जो नोवेल कोरोना वायरस था उसका मल्टीप्लिकेशन रेट रोका जा सके, कम किया जा सके। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, एंटीबायोटिक कभी वायरस की बॉडी पर एक्ट नहीं करती है, लेकिन हाँ डिविजनल रेट को कम कर सकती है, रोक सकती है। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट एंटीबायोटिक है वही आपकी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और अगर आप इसमें प्रिवेंशन की बात करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा शायद या सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर से बेटर प्रिवेंशन माना जाता है कि क्योर तो भाई आप जब करेंगे जब आपको बीमारी हो चुकी होगी, लेकिन प्रिवेंशन शायद होने से पहले हम करते हैं। वैक्सीन का काम जारी है, वैक्सीन रिसर्च के थ्रू जो है कंटिन्यू साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसकी वैक्सीन सर्च करने के लिए। WHO ने जो है पास भी कर दिया है वैक्सीन के प्रोजेक्ट को। वैक्सीन आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आपका जो है काम चल रहा है, बच्चों पर ट्रायल है, अभी जो है कोई नतीजा सामने नहीं आया है, रिसर्च ऑनगोइंग है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।